बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा नाज़रीन। आई होप आप लोग अपनी जो भी कंडीशन है उसमें खैरियत से होंगे और खैरियत से रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम आज जो है क्रॉस कर जाएंगे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज देखें 457 है नाज़रीन। आज पूरी दुनिया में हम फिर से दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे इंडिया, दिल्ली, और उसके बाद अगर मैं उनका आपको 400 कितना है उनका इंडेक्स 471 471 उनका जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और 4 जो है 47 हमारा। इतने से मार्जिन से हम थोड़ा सा पीछे रह गए। मगर देख लें, मैंने आपको कल ये बोल दिया था कि स्कूल्स जो हैं वो अचानक से खोल दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी गवर्नमेंट ने। इतनी जल्दी से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये लोग हैं, इन्होंने इतनी जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कल, क्योंकि मैंने जब अपनी बेटी को स्कूल भेजा तो मैं बड़ा पछता रही थी इधर आके, क्योंकि फॉग इसी तरह से हमारे पूरे सेट पे घुसी हुई थी, ऑफिस के अंदर चली गई थी, हर जगह सफ़र करी। और देखिए मैं बोल रही हूँ अभी भी मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है, सबको हो रहा है ये, और हमने ना इसको बहुत नॉर्मल सी चीज़ ले ली है। मगर मैं आपको ये बताऊं ये इतनी नुकसानदेह चीज़ है ना। 150 से ऊपर जितना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जाएगा वो हर इंसान के लिए नुकसान है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ये लोग तो सारे जो हैं बहुत ही सेंसिटिव है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, भागते हैं, ब्रेक में जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, फिर उनको ग्राउंड मिल जाए तो वहाँ पे भी फिर तेज़ हवा, जब भागते हैं आप, तेज़ हवा का जो झोंका है वो आपके अंदर जाता है, सांस लेते हैं आप, ये सारा ये जो ऑक्सीजन के थ्रू आप अपने लंग्स को पहुँचा रहे हैं। और अब अपने बच्चों को, मैंने तो फ़िलहाल की छुट्टी करा दी, सो रही है, अच्छा खासा नाश्ता किया उसने मेरे साथ, मेरी बेटी ने मुझे अच्छा खासा नाश्ता कराया टिका के, और फिर मुझे उसने भेज दिया। और मैंने कहा तुम सो जाओ, तुम नहीं जाओगी जब तक ये जो है ना फंक्शन सारा कुछ ठीक नहीं होता, निज़ाम ठीक नहीं होता। तो यही रील जो कल मैंने बोली थी वो भी, और उस प्रूफ के तहत आज वाली भी जो रील है मैं फ़राल के स्कूल में तो भेज दूंगी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मेरी ये रील मेरे सोशल मीडिया से उठा लीजिएगा, और अपने जितने भी आप, मैं मुखातिब हूँ अभी पेरेंट्स के साथ, तो वो प्लीज़ रील्स शेयर कीजिए स्कूल्स को, या फिर ख़ुद जाके बात कीजिए और बोलिए, बताइए उनको कि कितना ख़तरनाक है ये ऑक्सीजन, इस तरह से जो हम सांस ले रहे हैं, ये सब चीज़ें को ठीक नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जा रही है और हमारा निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो चलें आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहला मेरा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। मुझे तो नहीं लगता हम आवाम को थोड़ी सी इस बारे में नॉलेज भी होगी। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें एक शाहरुख खान का बड़ा प्यारा सा फिल्म का डायलॉग है, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि अगर आप किसी को दिल से चाहें तो फिर पूरी कायनात जो है उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बात तो दुरुस्त है। इसी तरह अल्लाह ताला भी हमसे ये कहते हैं कि तुम अगर अच्छा गुमान करोगे तो मैं वही दूंगा जो अच्छा गुमान तुम कर रहे हो, मैं उसका वही नतीजा दूँ। अगर हम बुरा गुमान करेंगे तो फिर बुरी चीज़ें होंगी हमारे साथ। इसलिए कहा जाता है कि अपनी सोच को मस्बत रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, जैसा सोचेंगे वैसे ही सब कुछ मिलेगा। इन सारी चीज़ों के पीछे राज क्या है, आज ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी कायनात है आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिशों में लग जाती है जो सोच आप रखते हैं, मस्बत सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे पास बड़ी खूबसूरत सी मेहमान है, और मैंने इस रूप में आज उनको पहली बार देखा। जब से देखा मैं यही सबको बता रही हूँ कि भाई मुझे तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत तो है, इतनी ज़्यादा हसीन है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफाफ मंजूर, साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फ़िज़ा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कितनी आप प्यारी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। है ये रूप आपने पहले बूस्ट कर दिया है, बनता है। ये रूप आपने पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे कभी? चलें, इत्तेफाक नहीं हुआ, बट आई अप्रिशिएट कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर जाके अपना सदका दीजिएगा, ठीक है। और ये बताइए कि आज आप बताएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबको, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बताते कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई थिंक आजकल की जो हमारी जहनी कैफियत है, जैसे आपने अभी इब्तिदा में कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग और ये सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपका इन्वायरमेंट हर तरह से आपको नेगेटिविटी दे रहा है। यानी आप अगर अपने क्लाइमेट को देख लें तो अभी आपने उस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, आप अपने मौशी हालात को देख लीजिए, अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, यानी सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव थाट्स की तरफ लेके जाते हैं। सो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑफ कोर्स इस्लाम ने तो बहुत पहले से इस बात पे कह दिया कि आपका जो गुमान है वो आपके उसके मुताबिक आपकी किस्मत भी है, और अल्लाह ताला ने भी, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ।
यानी आप जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो इब्तिदा थी ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बाकायदा तौर पे, यानी ये जिसको हम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड देते हैं और जैसे आपने डेफिनेशन की बात की, ये बेसिकली 19वीं सदी के आगाज़ में हीलिंग के प्रोसेस से शुरू हुआ था। एक साइंटिस्ट जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और तब उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी और उसने वो हीलिंग के प्रोसेस से शुरू किया और उसका कहना ये था कि आप जिस तरह सोचना शुरू करते हैं, अगर आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें और आप ये सोचें कि मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा फिज़ा, फिर 50s में जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी और उसके बाद बाकायदा तौर पे कुछ लोगों ने इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। आवाज़ आ रही थी। एज ए करियर और एज ए प्रोफेशन आपने ज्वाइन कर लिया बहुत सारे लोगों ने। अब आप देखें कि इस वक्त हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, जितने भी इंटरनेशनली नेशनली मोटिवेशनल स्पीकर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज दे बिलीव कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए से या माइंडसेट को चेंज करके आप ज़िंदगियां बदल सकते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत सारी इसके लिए हमारे पास मिसालें भी मौजूद थीं। कुछ राइटर्स ने इस पे किताबें लिखी, जैसे कि द सीक्रेट 2006 में जो लिखी गई किताब, उसके बाद से तो इसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई। अच्छा। फिर इसी तरह से आप देखिए द यूनिवर्स, वो किताब भी इसी पे बताती है। थिंक रिच एंड ग्रो, मतलब आपने अमीर कैसे होना, आप सिर्फ सोचें और हाँ बिल्कुल आप अमीर हो सकते हैं। यानी वो ये सारी किताबें जो हैं ये इन्होंने एक आप समझ लिए कि रेवोल्यूशन ले आए और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और दे बिलीव इट कि ये सब चीज़ें जो हैं बदलती हैं। सो ये सब तो हो गई फ़िलासफ़िकल चीज़ें ना, उसके पीछे बैकग्राउंड। अच्छा, ये होता किस तरीके से है? मतलब सपोज़ अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे जो चीज़ें मिलनी है, जो कुछ सोच है मेरी, जो मैं सोच रही हूँ, मुझे देगा कौन? यूनिवर्स देगा मुझे? ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं? आम लोगों को तो हमने समझाना है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। असल में ये लॉ ऑफ यूनिवर्स इसको इसलिए कहा जाता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज़ इंटरकनेक्टेड ऑल द वे। सो आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपके पास किस तरह पहुंचता है। इसकी मैं अगर आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में और थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो वो ये है कि देखिए, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, हमारे ब्रेन का कोई भी सेल जो है जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, वो खुद से कुछ फंक्शन नहीं करता। वो कुछ भी फंक्शन करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिसीव करनी होती है या आपके एनवायरनमेंट से रिसीव। हमारी बॉडी को रेस ऐसे नहीं, विद इन द बॉडी। आप बॉडी में आप चाहे कुछ खाते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई इन्वायरमेंट से कोई ऐसी आपको स्टिमुलेशन मिलती है, जो कुछ भी होता है वो सेल आपका आपके ब्रेन तक लेके जाता है। फिर उसके मुताबिक वो ब्रेन प्रोसेस करते हैं और वो वापस सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी को भेजता है। सो इसका मतलब है कि आप ब्रेन तो कुछ भी नहीं कर रहा, ब्रेन वो करेगा जो आप थिंकिंग प्रोसेस करेंगे, जो आप खाएंगे, जो आप महसूस करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप देखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ब्रेन प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो अब बेसिकली इसमें है क्या, आप एक विजुअलाइजेशन करते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस करते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हो सकता है या मेरे साथ ये बुरा हो सकता है। जो भी आप प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस फिर बार बार आपकी थॉट्स का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है और वो थॉट्स जो हैं फिर वो आपको इस मुकाम तक ले आती हैं, क्योंकि आप बार बार सोच रहे होते हैं, आप वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको सिंपल से एक बात बता दूं, 6 लफ्ज़ों में बता दूं, ये सारे के सारा है क्या ना, ये बिलीफ ये है कि वॉच आउट योर थॉट्स, अपनी सोचों का ख्याल रखें, क्योंकि जो आपकी सोचें हैं वो आपके लफ्ज़ बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। जो आपके वर्ड्स हैं दे बिकम योर एक्शंस, और जो आपके एक्शंस हैं जब आप बार बार वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, और हैबिट्स जो हैं दे बिकम अल्टीमेट योर करैक्टर, यानी आपका किरदार बन जाता है, जो भी आप आदात में मशगूल होते हैं। और वो किरदार जो है बेसिकली दैट लीड्स टू योर लक और किस्मत। दिस इज द होल स्टोरी। इसका मतलब है कि सोच, यस, किस्मत तो आपका एंड है ना, यानी आप कहते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मेरे पास क्या होगा, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। सो वो स्टार्ट होता है थॉट प्रोसेस से। तो मैंने ये सारी 6 चीज़ें बता दी कि कैसे वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। मोस्टली ये भी तो होता है ना कि एक और एग्जांपल वो कहते हैं कि आपकी जो माइंड है उसकी वाइब्रेशन जो है वो कुछ ऐसी मैच आपको करनी पड़ेगी यूनिवर्स के साथ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कॉन्सेप्ट में आप देखें इस बात का बड़ा जिक्र आता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स के साथ मैच करनी चाहिए। वो क्या वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स के साथ हमने मैच करनी? व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज बेसिकली व्हाट इज सराउंडेड बाय यू, जो आपके इर्द गिर्द है, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द है वो आपकी यूनिवर्स है ना।
ठीक है, आप मतलब आप उसको थोड़ा सा उसका स्कोप छोटा कर दें, इस कमरे तक महदूद कर लें, इससे बाहर ले जाएं और बाहर ले जाएं, कितना भी बाहर ले जाएं, अच्छा, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिवर्स। और एक और बहुत अच्छी बात ये है फ़िज़ा कि अल्लाह ताला ने, हम ये जो इमेजिनेशन कहते हैं कि आप इमेजिनेशन, ये सारी इमेजिनेशंस हैं, ये हो नहीं सकती, ये कर नहीं सकती, आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो कैपेसिटी दी ही नहीं है सोच की कि वो कुछ ऐसा सोचे जो हो ना सकता हो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नहीं हो सकता वो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत में है, यानी अल्लाह ताला के पास वो है कि वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की भी वो सलाहियत नहीं दी जो वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ इमेजिन करते हैं दैट इज़ पॉसिबल। और ये हमने देखा है पिछली सदी में जो लोगों ने सोचा, जो पॉसिबिलिटी बिल्कुल देखें, पिछली सदी में लोग सोचते थे कि यार हम इसकी आम से मिसाल ले लीजिए कि हम कभी कैमरे के सामने बैठे फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, हमारी कभी दूर बैठे हुए किसी से बात हो रही होगी, आज वो रियलिटी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, इसका मतलब है कि आज भी आप जो इमेजिन कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं होने वाला है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये जब डिज्नीलैंड जिसने बनाया था, जब डिज्नीलैंड की तामीर मुकम्मल हो गई तो वो जो बनाने वाला इंसान था वो बिल्कुल उस टाइम बेड पे था। उससे आके किसी ने पूछा कि अब वो आपका जो डिज्नीलैंड है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन आप तो बेड पे हैं और आप उसको बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आप उसको देख सकें ना, तो क्या आप जानते हैं कि वो कैसा बना हुआ होगा? तो उसने कहा कि सबसे पहले वो मैंने देखा था, क्योंकि उसने थॉट प्रोसेस किया। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपने वो कैसा बनाया और किस तरह दिख रहा है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। सो ये बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम इसके प्रूव होने की बात करें तो 1950s तक ये सोचा जाता था, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू कि कोई भी इंसान जो है वो एक मील जो है ना वो 4 मिनट से पहले तय नहीं कर सकता। यानी जितना भी तेज़ दौड़ ले, कोई एथलीट कितना भी तेज़ दौड़ता हो, उसको कम से कम 4 मिनट चाहिए एक मील को तय करने के लिए। रॉजर वॉज द फर्स्ट वन एथलीट जिसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ब्रेक किया। जब रॉजर से ये पूछा गया कि आपने किस तरह कर लिया, मतलब ये तो साइंटिफिकली रिसर्च ही प्रूव नहीं करती कि कोई इंसान के अंदर इतनी जो है वो एबिलिटी हो सकती है, इतनी एनर्जी हो सकती है, अदरवाइज तो इंजरीज हो जाएं अगर आपकी कैपेसिटी है बॉडी की। उसने कहा कि मैं दिन में जितना मैं प्रैक्टिस करता था उससे ज़्यादा मैं उसको सोचता था, और एक दिन में मैं 1000 बार ये सोचता था कि मैं वो रेस जीत चुका हूँ। वाह। तो यानी आप बार बार जिस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें 3 स्टेप्स हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, विच इज़ आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दैट। सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम, यानी आप किसी भी चीज़ को पूरे यकीन के साथ, जैसे अभी आपने वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी बोला कि जब तुम किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहना शुरू कर दो तो वो सारी कायनात जो है ना वो साजिश में लग जाती है कि वो तुम्हें उससे मिला दे। ठीक है, वो चीज़ हो, वो शख्स हो, वो कोई भी ख्वाहिश हो। और ज़ाहिर दुनिया में है ना, दुनिया से बाहर तो नहीं है ना, यूनिवर्स इज़ आप कह लें कि एक ही जो है ना वो सारी की सारी कनेक्टेड है, तो वो कहीं भी होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ आपका बहुत उसके ऊपर ट्रू होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कैंसर की ट्रीटमेंट सिर्फ बिलीफ के साथ हो सकती है, हाँ इस बात का यकीन होना। अच्छा, यकीन से एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आई, हमारे एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील, वो अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का जो इब्तदाई सफ़ा है उसमें वो लिखते हैं कि वो मरीज़ जिन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अरे वाह। और जो मरीज़ ये सोचते हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते, यस, विल पावर, थिंकिंग कि आप सोचते कैसे हैं। इसी तरह से अगर आपको याद, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जो आप बाकी पार्ट्स बता रही हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू। और मैं चाहती हूँ आप भी गौर से सुने ये बात थी जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जो आफाफ आपको समझाने की कोशिश कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये वाकई काम करती है। और मगर हम अपनी मस्बत सोच के साथ इसको हासिल कर सकते हैं। तो फिर एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। फाफ हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें बता रही हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे कि अक्सर जो लोग हैं पॉजिटिव तो सोच रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी बुरी चीज़ हो जाती है इर्द गिर्द, तो उससे जो है ना वहाँ पर जो इंसान का जो एतबार है, जो यकीन है, वो एकदम से रुक जाती है कि भाई हमारा जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम बिलीव कर रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कोई काम ही नहीं करके दे रहा, हमारे साथ कोई चल नहीं रही कहानी, तो वो छोड़ देते हैं अपना आप उस कनेक्शन के साथ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप अमल करना चाहते हैं और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके जो असूल हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक बड़ा अहम प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी है। यानी जैसे आपने कहा कि वो काम शुरू किया और बीच में कोई ऐसा मसला हो गया और फ़ौरन आपने कहा कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, एंड आई एम अनएबल टू कंटिन्यू। अच्छी सोच के साथ भी मगर कोई बुरा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, हो सकता है, लेकिन आपकी अफर्मेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए
कि आपका बिलीव, जैसे भी हम पहले बात करते हैं, बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कुछ हो जाता है एक आधा इवेंट तो आप उसको इग्नोर करने के काबिल हों, आप उसको बर्दाश्त करने के काबिल हों और अपनी जो एनर्जीज़ हैं पॉजिटिवली उसी डायरेक्शन में जारी रखें। उस इवेंट को इग्नोर कर दें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। यही वजह है ना कि बहुत सारे लोग कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में रह जाते हैं। अगर आपने कामयाबी की तरफ जाना है तो आपको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। यानी आप वो सारे स्टेप्स को बगैर किसी इधर उधर देखे आप स्ट्रेट अपना एक गोल बनाएं और उसकी तरफ चलते जाएं। अच्छा, ये जो एनर्जीज़ हैं ये भी अभी हम जैसे बात कर रहे थे, ये बड़ा मैटर करती हैं कि आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी या यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो बेसिकली यूनिवर्स वो है कि जिसमें हम रह रहे हैं ना, एंड समटाइम्स वी कैन क्रिएट आवर ओन यूनिवर्स। वो एनर्जीज़ हम अपनी खुद भी क्रिएट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन। ऐसे कर सकते हैं कि हम व्हाट वी चूज़ टू बी विद, हम किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। आप अगर एक ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे जो कि नाउम्मीद होगा, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे जो कि फेलियर होगा, जिसका मिजाज या जिसकी तबीयत ही ऐसी है कि वो हमेशा ये कहेगा कि मुझे लाइफ में कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, फ़लाँ भी बुरा है, या किसी के लिए बुराई सोचना करना, आप क्या सीखेंगे वहाँ से? आपके पास क्या आएगी? यही एनर्जी आएगी, जो देखेंगे वही सीखेंगे। सो इट्स योर ओन चॉइस कि आप कैसे लोगों में उठना बैठना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास ऑफिस में 7-8 कोलीग्स होते हैं, हर एक का मिजाज और तबीयत डिफरेंट है। इट्स योर ओन चॉइस कि आप किसके पास जाके बैठ रहे हैं। आप किसी पॉजिटिव इंसान को आपने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है, किसी नेगेटिव इंसान को, तो जो आपकी कनेक्टिविटी होगी वो आप पे इफ़ेक्ट करती है। सो आप एनर्जीज़ को डेवलप कीजिए, एनर्जीज़ को चूज़ कीजिए कि आपने किसके साथ रहना है, और वो फिर एनर्जीज आपकी तरफ वापस आती हैं, वो फिर आपकी यूनिवर्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो इम्पॉसिबल होती हैं। हम कायनात को जो चीज़ देंगे वही लौट के हमारे दूसरे हाथ में वापस आएगा। इट्स सर्कुलर। एक चीज़ ये है कि हम कायनात को देंगे क्या, और एक चीज़ है कि हम कायनात से लेंगे क्या। ये भी हमारी चॉइस है। जो कायनात से लेने वाली बात है ना, इसकी कुछ थ्योरी जो है थोड़ी बहुत समझना और समझाना मुझे लगता है आफाफ अभी भी ज़रूरी है कि ये जो कायनात से हमने चीज़ें लेनी है, जो चीज़ें हम मांग रहे हैं या जो हमारी नीड है, जो पॉजिटिविटी की भी आप बात कर रही थी, उसकी अचीवमेंट कैसे हमने कायनात से कनेक्ट होकर लेनी है? अच्छा, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। देखिए, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैंने कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मैंने जो है ना वो BMW लेनी है, रॉयल वो लेनी है, रोज़ रॉयल, यस। तो अब आप ये सोचें कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं तो ले ही नहीं सकता, मैं तो शायद सारी उम्र भी कमाता रहूँगा तो मैं ये नहीं ख़रीद सकूँगा। एक थॉट ये है, और ये आपने सोचा और इसके बाद आपने ये ख्याल मन कर दिया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी और भी हो सकती हैं। दूसरा तरीका ये था कि आपने ये सोचना शुरू किया कि ये जो कार मैंने लेनी है इसकी कीमत क्या है, मैं कितनी एफ़र्ट करूँगा, मैं कौन सी ऐसे काम कर सकता हूँ कि मैं इतनी कमाई कर सकूँ और फिर मैं इसकी तरफ जा सकूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको सोचना शुरू किया, आपने उस पर अमल करना शुरू किया। अब आप ये सोचें कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें अर्न करूँ, वो लेवल्स अर्न करूँ, और स्टेप बाय स्टेप हो सकता है वो ज़रूरी नहीं कि आपको 1 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 6 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, बट वन डे यू विल गेट दैट। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम ना। आपने जो सोचना है वो आपके साथ हो जाना है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको परसिस्टेंस भी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल दैट, यस, कि आपने उसके लिए कोशिश करनी है, एंड वन डे यू गेट दैट। सो दिस इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच एवरीथिंग। आप किसी इंसान के बारे में ऐसा सोचें, आप अपनी किसी पोजीशन के बारे में सोचें। आप सोचें ना फ़िज़ा, आप कुछ साल पहले आप कहाँ थी, लेकिन आप कुछ साल पहले उस चीज़ के लिए ख्वाहिशमंद थी, और सिर्फ ख्वाहिशमंद नहीं थी, आपने उसके लिए एफ़र्ट की। आप कितनी रातें जागती हैं, आप कितनी आपकी फैमिली है, आप उनको टाइम देती हैं, सारी स्ट्रगल करती हैं, फिर आप यहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन आपने कोशिश अपनी जारी रखी है। ठीक, सो दिस इज़ द होल थिंग कि आपने यूनिवर्स के अंदर चूज़ क्या करना है और फिर यूनिवर्स को रिटर्न क्या करना है। ठीक, यानी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अच्छा, हमारी जो यूथ है अब वो अपने काम को, अपने एम को, अपनी पढ़ाई को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट करके अपनी चीज़ों की अचीवमेंट की तरफ जाना चाहें तो उनके लिए क्या टिप्स होंगी जो आपको लगता है देनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने यूथ का। इस टाइम हमारी यूथ में जो इसका नेक्स्ट वो है ना, आप कह लीजिए ट्रेंड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है मैनिफेस्टेशन। ठीक, यानी दे मैनिफेस्ट का मतलब भी वही है ऑलमोस्ट कि आप जो जिस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें, जिस चीज़ को सोचना शुरू कर दें, इमेजिन करना शुरू कर दें, वो चीज़ें होती हैं।
और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी हैं। लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, सोने से पहले भी मैनिफेस्टेशन करते हैं कि अच्छी नींद आ जाए, किसी भी मीटिंग पे जाने से पहले, कोई प्रेजेंटेशन देने पहले। ये मैंने देखा है कि आजकल हमारी यंग जनरेशन, जो ख़ासतौर पे जनरेशन Z है, वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है। और मेरे ख़्याल में ये एक, जैसे हम अभी इब्तिदा में बात की थी कि जैसे आजकल के हालात हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शंस लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप अपना एक गोल बनाएंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कोशिश करेंगे। आप उसको अपना, कोई भी ख्वाब है आपका, कोई भी सोच है आपकी, कोई भी चाहते हैं कि आप ये हासिल करना है, उसको आप अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। उसको जागते सोते उसको दिमाग में रखें, उसको कॉन्शियस में रखें, उसको सब कॉन्शियस में रखें। मगर कहीं ऐसा हो तो नहीं होगा सकता कि वो चीज़ आपके पास उसका प्रेशर जो है वो यूथ को बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूज़ वाइसली। व्हाट? चूज़ वाइसली। अच्छा। बहुत ध्यान से अपनी वो ख्वाहिश या ख्वाब को सोचें। ऑलराइट। देखें, आप अगर गलत सोचेंगे, किसी गलत चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, आप ये कहेंगे महबूब मेरे कदमों में, वो ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना बेसिकली। ठीक है, तो अब आपने महबूब चूज़ कर लिया, वो कैसा महबूब है ये भी बड़ा ज़रूरी है। आपने एक रॉन्ग पर्सन चूज़ किया, रॉन्ग पर्सन आपके पास आ जाएगा, भुगतना आपको पड़ेगा, मगर आप तो खड्डे में जाएंगे। यस, आप तो गए उसके अंदर ना। अच्छा, इसी तरह से आपने लाइफ में जो भी अपने चॉइसेस बनानी है कि आपको फेम चाहिए, फेम आपके पास आ जाएगा। विल यू बी एबल टू हैंडल दैट और नॉट? वाह। आपको पैसा चाहिए, क्या आप पैसा जब आ जाएगा तो फिर आप बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? बिकॉज आप देखें, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आपको रिच लोग नज़र आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं लाइफ की दूसरी स्टोरी कहीं गड़बड़ होती है। तो आपको कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो वट एवर यू आर गोइंग टू थिंक, खासतौर पे यंग जनरेशन जो है, मतलब अगर हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि गो फॉर दिस, थिंक अबाउट इट, तो उनको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑथर्स ने तो इस पर बहुत लिखा। अभी मैं देख रही थी कि हमारे जो कुछ नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और अभी पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरा है कासिम अली शाह साहब, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के, और इंटरनेशनली भी वो इस पे, और मेरा ख्याल है कि उनका बहुत काम है इस पे। अभी मैंने देखा है कि उन्होंने एक बुक इसके ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई नई बुक भी जो है, किस नाम से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ही है, आई थिंक गुमान जैसा गुमान वैसे नताइज, कुछ इस तरह से उसका टाइटल है। मैं अभी देखी नहीं है बुक, लेकिन वो मेरे ख्याल में उर्दू में लिखी हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी लोगों के लिए पढ़ना। खास बात आपको लगता है कि अगर कोई एग्जांपल है? वो यही है कि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा, उर्दू में एक्सप्लेन किया गया होगा, जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। एक ब्रेक हमें दरकार है, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। और कोई आप, मैं चाहूँगी कोई ऐसी और भी मिसालें जो है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ सकें। ठीक है फाफ, आप हमारे साथ ही हैं। विल टेक अ ब्रेक। विल बी वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अफाफ मेरे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी समझने वाली बात है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे बताइए कि मासूम जो इंसान है, उसको नाकामियाँ जो है वो मायूस बनाती हैं, या फिर जो मायूसियाँ हैं वो आपको नाकाम बना देती हैं? अच्छा फ़िज़ा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और हमारे बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे ये दोनों कैफियत हमें गुजरनी पड़ती हैं। मायूसी जो है बेसिकली एक कैफियत है, एक इमोशन का नाम है। यानी आप किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं, और फिर एक कैफियत डेवलप होती है जिसको आप मायूसी कहते हैं। नाकामी और मायूसी दोनों इंटरलिंक्ड हैं, और हम ये तो नहीं कह सकते कि मायूसी ही नाकामी की वजह हो सकती है या नाकामी से ही मायूसी होती है, लेकिन किसी न किसी हद तक दोनों एक दूसरे पे असर कर रही होती हैं। एक नाकाम इंसान अगर मुसलसल नाकाम इंसान किसको कहते हैं? जो मुसलसल नाकामियों को सामना कर रहा होता है। देखिए, आपने एक एफ़र्ट की, बाज़-औक़ात आप नाकाम हो सकते हैं। आपने दोबारा कोशिश की और पूरे दिल से कोशिश की, जैसे हम कह रहे थे, यानी उसके लिए आपने मेहनत की और सारा काम किया और दोबारा कामयाब हो गए, तो यकीनन आपकी मायूसी डेवलप नहीं होती। मायूसी तब डेवलप होती है जब मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे हैं। अगर आप मुकम्मल किसी चीज़ में नाकामी का सामना कर रहे हैं, यानी बार बार कोशिश के बावजूद भी आप नाकाम होते हैं, तो इसका मतलब है कि मसला कुछ और है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर वैसा नहीं है, या आपके पास वो एबिलिटी नहीं है वो काम करने की। आप किसी बच्चे को आप मैट्रिक करवाने की बजाय ओ लेवल्स में करवा देते हैं। पेरेंट्स अक्सर हमने देखा है, आप आम सी मिसाल है, वो 3 दफ़ा अटैम्प्ट करता है, वो पास नहीं होता। या कोई भी साइंस सब्जेक्ट रख लेता है, और वो चूँकि आर्ट्स उसका इंटरेस्ट होता है और वो साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता, वो बार बार फेल होगा। आप उसको 5 दफ़ा भी करवाएंगे तो वो
फेल होगा। इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ चूज़ ठीक नहीं की थी, जिसकी वजह से उसको बार बार नाकामी का सामना होना पड़ा है। और जब वो कोई इंसान बार बार नाकाम होगा तो ऑफ कोर्स मायूसी वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब जब हम मायूस हो गए हैं तो फिर मायूसी के बाद तो नाकामी इज़ कन्फर्म्ड कि आपने नाकाम होना ही होना है। एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले चूज़ करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इसका एनालिसिस करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग अक्सर ज़िंदगी में जो नहीं कर पाते, डायग्नोस करना ज़रूरी है। हम लोग अक्सर ज़िंदगी में नहीं कर पाते। हमारी जो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे ये सारी चीज़ें सफ़र करती है और हम हर तरफ ये देखते हैं कि यार वो भी मैं नाकाम हो गया, बच्चे नाकाम हो गए। सबसे पहले तो हम खुद नाकाम होते हैं तो हम अपने बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें डाल रहे होते हैं। बच्चे आपको फॉलो करते हैं। आपके जो DNA है ना फ़िज़ा, उसमें सिर्फ आपके रंग नहीं जाता, आपका कद नहीं जाता आपके बच्चों के, आपकी जो सोच है ना वो भी आपके DNA के थ्रू आपके बच्चों के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप अपनी ज़िंदगियों में नाकामियाँ और वो सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी वो चीज़ें फ़ैसले सही नहीं कर पाते। तो अगर आप ये जो सब बेसिकली ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड थिंग्स। तो अगर आप इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यानी आप एनालिसिस करें कि आप वो नाकामी की वजूहात क्या हैं, आपने क्या कोई चीज़ चूज़ ठीक नहीं की। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का भी शिकार होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो सकते हैं। अब इसी सिचुएशन को रखते हुए मैं एक सवाल और भी ऐड करना चाहूँगी कि कोई इंसान सोच पॉजिटिव नहीं रख रहा, कोई एक इंसान वो सोच नेगेटिव ही रख रहा है, ठीक है, मगर वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो लोगों के सामने कह रहा है कि मैं तो पॉजिटिव सोच रख रहा हूँ और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर मुझे कायनात से वो आगे रिएक्शन वैसा नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये हमारी पिछली ही बात से कनेक्टेड है। जैसे हमने कहा ना, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ये असल में वो लोग होते हैं जिसको आपने सुना होगा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के लोग होते हैं, ठीक है, या टॉक्सिक लोग होते हैं। यानी एक्चुअल में उनकी जो नेचर है या जिसको आप पर्सनैलिटी टाइप या ट्रेट या फितरत कहते हैं वो नेगेटिव है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब वो पोर्ट्रे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं लोगों को इनसाइड उन्हें पता होता है कि दे आर नेगेटिवली थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। उनको पता होता है, बिल्कुल पता होता है, बिकॉज वो प्रैक्टिस भी इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको उस चीज़ में पेशेंस मिल रही होती है, उनको उस चीज़ में वो एक दे एंजॉय ऑल दैट सिचुएशन। वो सारी चीज़ों को अगर वो नहीं करते तो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। सो दे हैव टू परफॉर्म अगेन एंड अगेन। वो उन्हें बार बार वो चीज़ें नेगेटिवली करनी पड़ती हैं क्योंकि उनकी तसल्ली और तशफ़ी उसी चीज़ से होती है। अच्छा, ठीक है। अब इसके लिए एक ब्रेक अर्जेंट है, वो लेते हैं और उसके बाद दोबारा इसी टॉपिक को हम ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ ही हैं अभी। आई एम सॉरी, ये टॉपिक ऐसा है, मुझे लगता है कि इस पर ज़रा से डिटेल में जाके इलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है ना। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अफाफ हमारे साथ हैं। अच्छा अफाफ, अब मुझे ये बताइएगा कि हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि अगर कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, जैसे आपने बात की थी, बड़ा घर बनाना चाहता है या फिर अपने बिज़नेस में बहुत कामयाब होना चाहता है, उसको वसी करना चाहता है, तो अब इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट क्या है? देखिए, अगेन वही बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड राइट डायरेक्शन। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है और आप सोचते हैं कि आपको किसी भी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिज़नेस को सोचते हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा बिज़नेस जो है बहुत बड़ा हो जाए और मैं मल्टी नेशनल कंपनी बना लूँ या कुछ भी ऐसा कर लूँ, और हमारे सामने, जैसे मैंने अभी डिज्नी की मिसाल दी, KFC हमारे सामने है, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस बने वो इसी तरह से ही आप उनकी स्टोरीज़ उठा के देखें। और बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ें भी अगर आप ये करना चाहते हैं, ताकि आपको वो सारी मोटिवेशन भी उनसे मिले कि ये किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अचीव की। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वो सारा राइटली पॉइंट आउट कर लें कि आपने क्या करना है। तो 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं लाजमी, उनके बगैर वो चीज़ें नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहली चीज़ फर्म बिलीफ, यकीन कर लेना इस बात का कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एक मुमकिन काम है, वो हो सकता है। यानी अगर आपको यकीन ही नहीं है किसी चीज़ का तो आप कैसे उसके ऊपर करेंगे। हमारा देखिए ना, ईमान भी तो यकीन से ही शुरू होता है ना, बिलीफ है ना एक कि कोई एक ज़ात है जिसने हमें थामा हुआ है और संभाला हुआ है और हम वो नज़र तो नहीं आता, ठीक है। सो इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सोचें अभी आपने देखी नहीं है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपका उस पर यकीन है कि आप वो चीज़ है और हो सकती है और आप उसको देखेंगे और आप उसको कर सकेंगे। क्या बात। सो सबसे पहली तो चीज़ है यकीन, कि आप अपने अंदर वो कामिल यकीन डाल लें। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपने जब यकीन किया उसके ऊपर तो आपने फिर अब एक्शंस में उसको कन्वर्ट करना शुरू करना है।
यानी आपने उसके लिए प्लान करना शुरू करना है, आपने उसके लिए एक्ट करना शुरू करना है, यानी उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएं, सोचें, प्लान करें, उन लोगों को रीच आउट करना शुरू करें। जैसे मैंने कहा कि वो किताबें पढ़ें, जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस माइंडेड उस तरह के लोग हैं, आप उनको रीच आउट करना शुरू करें, उनके साथ कनेक्टिविटी करें, नेटवर्किंग करें। यानी आपकी फिर डायरेक्शन, सोच की, आपके अमल की और आपकी अप्रोच की, वो सारी की सारी उस तरफ हो जानी चाहिए, उस चीज़ की तरफ हो जानी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है फिर वो ये है कि आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, यानी आप उसको प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दें। आप प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते, यानी आपने उसकी कंसिस्टेंसी के साथ उसको जारी रखना है। आप उसको अगर कहीं रास्ते में लीव आउट कर देते हैं, कोई ऐसी वजह बन गई, कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। आप मुश्किलें जितनी भी आएँ तो फिर आपने सोच लिया और तहैया कर लिया है, तो आप उसकी तरफ चलते जाएंगे। और वही बात है कि फिर अल्लाह ताला आपके लिए वसीले भी बनाता जाता है। यानी ये कॉन्सेप्ट आप अगर इसको साइंटिफिक भी कर लें, आप इसको इस्लामिक भी कर लें, तो ये बड़ा रेलिवेंट है। अच्छा, लास्ट मिनट है हमारे पास, एक और सवाल ऐड करूँगी कि अगर कोई औरत किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले, या कोई इंसान ऐसी किसी औरत से शादी कर ले जो उसके टाइप के नहीं है और बिल्कुल पॉजिटिव सोच नहीं रखते, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो फिर अब इस सिचुएशन में वो बंदा या बंदी उन आपस में कैसे एक दूसरे के साथ गुजारा करें? अगर कोई एक बंदा इस तरीके का नहीं है और वो किस तरीके से उस अजियत में, और वो आपके पॉजिटिव सोच के साथ ही उस रिश्ते को ठीक कर सकती है? आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है, बता दो। फिजा, मैं असल में इसी बात पे हंस रही हूँ कि औरत के बारे में सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकेंड्स आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये है कि अगर आपके मतलब पार्टनर्स के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वही बात है कि अगर आप आपस में नेगेटिव सोच डेवलप कर लेंगे और ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपने डेवलप कर लिया कि अब ये मेरा नहीं है और ये मैं इसके साथ नहीं रह सकती और ये मेरे साथ बहुत बुरा है, तो वो आप सोचना भी वैसे शुरू कर देंगे, करना भी वैसे शुरू कर देंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके तो आए ना एक दफ़ा ज़िंदगी में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप पॉजिटिव थिंक करना शुरू करते हैं, आप पॉजिटिव एक्ट करना शुरू करते हैं और चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो हो सकता है कि आपका शौहर भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाए जैसा आप चाह रही हैं। थैंक यू सो मच इफ़ा, बहुत अच्छा लगा आज, बड़ा मज़ा आया। हमेशा साड़ी पहन कर आए, बड़ा अच्छा बोलती है, बड़ा अच्छा समझाती है। फिर थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम। तो आपको मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और सर्दियाँ आ रही हैं नाजरीन, तो सर्दियों के साथ साथ मेरी मेहमान भी इधर आ गई हैं मेरे साथ ही। आप इधर जब तक ये खड़ी होती है तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पहली मरतबा आई हैं और ये है नईमा राव साहिबा। तो ये हर्बलिस्ट हैं और आज हमें बताएंगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में जो स्किन केयर के जो टोटके होते हैं, हम अपनी स्किन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है और उसके स्पेशली बाल भी आपके जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हर चीज़ ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा ड्राइनेस वाला मौसम होता है, खुश्क मौसम होता है, तो आपकी तबीयत में भी खुश्की आ जाती है, आपके मिजाज में भी। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो फिर यू डोंट फील फ्रेश। आपको ज़रा स्किन में ग्लो चाहिए होता है, आपके स्किन में मॉइस्चर चाहिए होता है, अच्छा हाइलुरोनिक टाइप का एक टेक्सचर आपको फेस पे चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमें बताएंगी नईमा। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आपको माइक लग गई है ना? हाँ जी, लग गया। ओके, परफेक्ट। तो आज आप हमें सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगी, क्या बताएंगी? सर्दियों के मौसम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप डिस्कस भी करते जाएं साथ साथ और बताते भी जाएं, क्या बनाकर दिखाने लगी हैं टोटकों में? सर्दियों के मौसम में सबसे पहले तो हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारा इंटेक कम हो जाता है। जिस तरह सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं हम पानी पीना कम कर देते हैं, कोई जूस कोई भी चीज़ लेना कम, इंटेक जब कम कर देते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पानी का इंटेक बढ़ाएं। अच्छा। हाँ, जितना आप गर्मियों में रखते हैं ना उतना ही आपका सर्दियों में भी होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों की, या आप लोग जो बाहर से कोई भी महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जब स्किन है जो हाइड्रेट हो जाएगी तो फिर आपकी स्किन पे वैसे ही ग्लो आएगा। अरे वाह, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज जिस तरह मौसम का इफेक्ट तो फिर भी आता है, तो उसके लिए फिर मैं करती हूँ होम रेमेडी, जो देसी घर की चीज़ें, किचन की चीज़ें, मैं किचन की चीज़ों से ही अपनी सारी रेमेडीज़ बनाती हूँ। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये एक लोशन। ये आप देख सकती हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, आप इसको चेक करें। मुझे लगता है आपने केले से और आलू से एग्जैक्टली। ये देखें, ये इस तरह का ना एक बड़ा ही प्यारा और देसी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हनी है इसके अंदर। अच्छा, है ना फ्रेंड? हाँ, हनी है इसके अंदर। मैं लेके आई हूँ, सारी चीजें लेके आई हूँ। ठीक है। ये पोटैटो आपने लेके आई, मैं पोटैटो बॉईल करके मैंने ये क्रश कर लिया। अच्छा, हमने बॉईल करके करना है इसको? बॉईल करके देखिए, पोटैटो में लेके आई। पोटैटो का ये अभी ये सब्जियों का बादशाह है। ठीक है।
और ये खाने में भी काम आता है, लेकिन इसकी जो रेमेडीज हैं जो हम स्किन के लिए करते हैं, जो बालों के लिए करते हैं, तो उसका जवाब नहीं है। बड़े से बड़े हाइड्रा फेशियल के इसके सामने ना कुछ भी नहीं है, कोई शक नहीं। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए ये आपने पूरा मुझे तरीके से ये बना के दिखाना है। ये मैं आपको इसीलिए मैं सारी ये प्यालियां मैंने निकाली, मैं लगा के ये बना दिया आपके। ये देखिए, आप इसको चेक करके देखें, ठीक है। ये आप लोशन जब लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाएगी। अरे वाह। और कोई इसके ऊपर कोई स्टिकीनेस या कुछ भी आपको फील नहीं होगा। आप फेस पे भी लगाएं, तो आप हाथों पे भी लगाएं। बेसिकली आप क्रीम बता रही हैं। क्रीम कह लें, आप इसको लोशन कह लें, लेकिन ये थोड़ा सा रनी है ना, तो इसलिए लोशन का नाम दिया मैंने इसको। ठीक है। ये एक उबला हुआ आलू, एक उबला हुआ आलू या आलू उबाल के आप इतनी सी क्रीम के लिए, जो आपका 10 दिन चलेगा, ये लोशन जो है आपका ये 10 दिन चलेगा इजीली। अच्छा। इसके लिए आपने एक छोटे साइज का आलू या आप इतना, ये देखें, ठीक है, ठीक है, 2 चम्मच ये आपने आलू ले लिया, ठीक है। इतना ही आपने हनी ले लिया, हनी कोई भी हो आपके पास। अच्छा। सही हो गया। 2 चम्मच आपने हनी ले लिया, ठीक है। ये इस तरह हम निकाले। शहद से तो वैसे ही चेहरे पे चमक आ जाती है, चमक सादा भी आती लगाने है, से, सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, ठीक है। आलू जो है आपकी पिगमेंटेशन, जो आपके ये फाइन लाइन, जो आपके ब्राउन स्पॉट, ये जो हमारी अपर लेयर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होते हैं, आलू उनको सॉल्व करता है। झाइयों के लिए भी झाइयों के लिए बहुत अच्छा है, जो कोई अपर लेयर पे होती है। बिल्कुल। ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने डाला है एक बनाना। वाह। इसके लिए जितना ये है इतना ही तकरीबन या इसे थोड़ा सा कम बनाना कर लें, इक्वल क्वांटिटी हो। ठीक है, आप करके भी बल्कि दिखा दें थोड़ा कितना को हिसाब से। केले का तो छिलका भी थोड़ा सा मुंह पे रगड़ लो थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा, मैं एक काला आप निकल लोगों को जाती है। बात में दे देती हूँ कि ये जो भी फ्रूट आप सर्दियों में खाएं ना, फ्रूट खाएं और उसका छिलका आप स्किन पे लगाएं। अल्लाह तो बख्शे, हमारी अम्मी यही करवाती थी। सेब का छिलका, केले का छिलका, खीरे का छिलका, जो खा रहे मम्मी कहती थी लगाओ मुंह पे, कीनू का छिलका। ये देखिए, ये आलू के बराबर तकरीबन हो गया केला, इतना सा ठीक हो गया। आपने इसको भी मैश कर लेना है। इसको हम मैश किस तरीके से करेंगे? सेम मिकदार कहानी, सेम मिकदार आपने सेम मिकदार लेनी है। ये देखें, ये आराम से मैश हो गया आपका, ठीक हो गया ऐसे। अच्छा, अब इसकी जो ये इस टाइप की थोड़ी सी जो लोशन वाली चीज बनी है ना, ये एज इट इज आप, सॉरी मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप बता के जाएंगे फिर लोग। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये इतना से ये हो गया, सिर्फ आप क्वांटिटी देखें, ये इक्वल हो गई है ना हमारी। ओके। ऐसे इसके अंदर आपने ऑयल, ये मेरे पास है बादाम का ऑयल। नीचे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके दिखा दें। बादाम का ऑयल मैं डाल देती हूँ, बल्कि आप वो बताएं, मैश करके भी दिखा दें लोगों को। ये देखें, ये मैश ये कर नीचे लिया आलू थे, नहीं, ये इस तरीके था। से मैश नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ ना। ये आलू जो है मैंने ये क्रश कर लिया था बॉईल होने के बाद। केला आप लोगों को करके दिखा दिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाला है हनी, ठीक है। और आपने एक वाली ये टेबलस्पून अभी आप डाल रही हैं रोगने बादाम 1 चम्मच पूरा, 1 चम्मच पूरा ये डाल दिया। ये जितना आप इसके साथ कर सकती करें। इस तरह के टेक्सचर के लिए आपको किसी ब्लेंडर में डालना पड़ेगा, ठीक है। या आपके पास कोई चॉपर हो, लगा ऐसे भी सकते हैं, अगर किसी के पास कोई किसी के पास नहीं है तो आप फोक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह की फॉर्म चाहिए तो फिर आपको ब्लेंडर में या चॉपर में या कोई भी आपके पास जो भी सहूलत हो, आपने उसके अंदर डाल के आपको ये करना पड़ेगा। ये आपकी क्रीम बन गई है, लोशन बन गया है। ये आपकी स्किन को सबसे पहले हाइड्रेट रखेगा, जो हमारी स्किन की अपर लेयर के ऊपर, क्योंकि स्किन जो है वो हमारी बॉडी का ना लार्जेस्ट ऑर्गन है, कि सब कुछ उसी ने, फ्रंट वॉरियर अब ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इसी ने लड़ना होता है सारे मौसमी असरात से भी, फिर जो हम खाते हैं, क्योंकि ये जो स्किन है ना हमारी, ये आप ये कैसे स्क्रीन है, जो हम खाते हैं वो नजर आता है, ऐसे ही जो हमारा अंदर होता है। जब हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, पानी का इंटेक, सबसे पहले मैं कहती हूँ सबसे सस्ता और सबसे आसान हल हमारे पास पानी है, ठीक है। आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सारी। हाँ, चीज के साथ पानी का इंटेक तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी टिप क्या बताने लगी? दूसरी टिप मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये फिर वही आलू, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इतने साइज का आपने आलू लेना है, आलू को आपने क्रश कर लेना है, ठीक है, ठीक है, कद्दूकश। ओके, कद्दूकश करके इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है अब? ये नहीं, ये देखो ना, ये तो लोशन बन गया, ये एक रेमेडी हमारी हो गई है बॉईल के साथ। हाँ, अगर अब ये वाला बॉईल नहीं करना है, ये वाला बॉईल नहीं करना। ये देखो, ये बॉईल मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है, बनाना दिखाया, उसके साथ में हनी के साथ में ऑयल, कोई भी आप। अब ये बिना बॉईल के आलू, ये बगैर बॉईल के आलू को आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश करके उसको कपड़े से निचोड़ ले, उसका पानी निकलाएगा आपके पास। एक आलू हो गया। ये इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये आपकी ये ब्राउन स्पॉट और ये जो हम बाहर से ये सन ब्लॉक वगैरह नहीं लगाते, सन ब्लॉक क्योंकि हर बंदा
ये सेंस नहीं रखता कि हमने सनब्लॉक भी लगाना है या बाहर भी निकलना है। और यहाँ पे बात हो रही है सस्ती सस्ती चीज़ों की हर तबके को लेके, ठीक है। टमाटर में भी ब्लीचिंग जैसे टमाटर में भी होता है, लेकिन टमाटर को ना आप इतने दिन के लिए सेव नहीं कर सकते, वो स्मेल कर देता है। ये कर देंगे, ये तकरीबन आपका 8 से 10 दिन निकाल देगा, स्मेल नहीं करेगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, तो आपने ये करना है कि इसके लिए ये आपने कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया, ठीक हो गया। फिर आपने इसी तरह खीरा कद्दूकश करना है। दो चीज़ें हो गई हैं। ये आपको ब्लीचिंग इफेक्ट देगा, ये आपके ब्राउन स्पॉट और आपकी ये जो पिगमेंटेशन लाइट जो अपर लेयर पे होती है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन लेयर जो हमारी होती है ना, उसके ऊपर जो हो जाती है, अगर वो डर्मिस में चली जाए तो उसका तरीका ज़रा और होता है। ये आयुर्वेदिक की आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ कि ये इसका स्लो प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इसका देरपा भी होता है, क्योंकि ये हमारी नीचे वाली लेयर में जाके काम करते हैं, तो फिर इनका स्लो जो प्रोसेस है वो भी स्लो होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो भी देर तक रहता है। सही है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसका पानी लिया आप लोगों ने और इसका पानी खीरे का भी पानी ले लिया। खीरे के छिलके के साथ का निकालना है पानी, खीरे के साथ, छिलके के साथ का। और उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, ये देखिए आप लोगों के लिए मैं स्पेशल पानी है और ये इन्होंने आलू का पानी निकाला है। मैं बताती हूँ, खीरे का आलू का मैंने पानी ये कद्दूकश करके ये पानी निकाल के इकट्ठा, ठीक है। ये आपकी ब्लीचिंग एजेंट है, ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा, साफ करेगा। जो खीरा है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। अगर आप डायरेक्ट आलू लगाते हैं ना, तो आलू ये होता है कि आपकी स्किन के जो ब्राउन स्पॉट और ये सारे जो हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ये साफ करता है, लेकिन थोड़ी सी स्किन हार्ड हो जाती है। आप फील कीजिएगा जब हम डायरेक्ट आलू अप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ी सी जो हमारी स्किन है ना, वो थोड़ी सी आपको लगेगी जिस तरह इसके ऊपर कोई लेयर है कि थोड़ी सी हमें उलझन होगी, स्किन टाइट सी होगी। जो लेकिन कुकम्बर है ना, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। मिक्स करने के बाद तीसरा जो हमारा विटामिन सी, ये भी हमारा ब्लीचिंग एजेंट भी और विटामिन सी इसको तो ऐसे निचोड़ लेंगे आप। इसको हमने आधा। अब इसको कितना निचोड़ना ये मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों को नींबू इरिटेट भी करता है। नींबू इरिटेट जिनको करता है ना, ये उनको भी इरिटेट नहीं करेगा इंशाल्लाह। जैसे जो लोग सैलून में जाके ब्लीचिंग वाले ये फेशियल्स लेते हैं, बहुत अच्छा है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए वो उनकी जल्द बहुत सेंसिटिव हो जाती है, फिर वो नींबू नहीं यूज कर सकते। आपको पता है आधा पाकिस्तान तो फेशियल पे लगा हुआ है, फेशियल पे लगा, ब्लीचिंग पे लगा हुआ है। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ, अगर वो नींबू और एलोवेरा उनको लड़ता है, हाँ, नींबू और एलोवेरा लड़ता है। मैं बता रही हूँ, अगर किसी का 1-2 केस ऐसा है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर वो स्किप कर रहे हैं तो फिर वो रोज वाटर ऐड कर लें। अच्छा, अगर जैसे जिनको ये प्रॉब्लम्स है, जो सैलून पे जाके ब्लीच कराती हैं, तो वो फिर रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, तो जो आप बाहर से फेशियल ले रहे, जो ब्लीच से नहीं उनका गुजारा हो रहा, ब्लीच के बगैर कि हमने ब्लीच करवाना ही करवाना है, तो ये कि एटलीस्ट आपकी जो स्किन की अपर लेयर है ना, उसको ये प्रोटेक्ट जरूर। अच्छा, नहीं मुझे जैसे अगर किसी की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तो क्या इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड किया जा सकता है फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए? जी जी, इसके अंदर करें आप ग्लिसरीन। इसका पता क्या तरीका है, इसके अंदर अगर आप ग्लिसरीन करेंगे ना, तो ग्लिसरीन ये कि अपर लेयर पे रह जाती है, फिर उससे आपको इरिटेशन होगी, फिर ये स्किन के अंदर जाके ना डर्मिस के अंदर आप कह सकते हैं ये जाता है, जाके वहां से फिर ये वर्क नहीं करता। वो जो ग्लिसरीन होती है वो ग्रीसी करेगी। इसका एक्शन थोड़ा सा इनर लेयर के साथ में करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये ग्लो भी देगा आपको, ठीक है। तो इसमें हमने ग्लिसरीन की कोई एडिशन नहीं डालनी? नहीं, इसमें ग्लिसरीन की नहीं डालनी, इसमें आप रोज वाटर कर सकते हैं, इसमें आप राइस वाटर कर सकते हैं। ओके, जिनको इससे एलर्जी है वो राइस वाटर कर सकते हैं, रोज वाटर कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ब्रेक पे जाने लगे, सिर्फ ये बता दें इससे हमें क्या मिलेगा। इससे हमें, मैं आपको ये बताने लगी, ये जो पानी है मैंने आप लोगों के लिए रखा था, इसके अंदर आपने हाफ लेमन मैंने डाला है, ठीक है। और ये वाला शावर बनके, ये पानी बनके, मैजिकल वाटर बनके आपके सामने आ गया, ये रेडी है। ये आपने दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप फेस पे करेंगे, आपके फेस पे ग्लो आएगा। जो हमारी बाहर के डर्ट पोल्यूशन जो भी है, जो उसके मुज़र असरात है, वो आपके रिमूव होंगे, और आपकी जो डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन जो कुछ भी है वो इससे साफ होगा। और करके हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई वॉश करना नहीं, वॉश करना कोई, वॉश करने के बाद करना है ये। ओके, ड्राई हो जाए फिर आप कर लें। ठीक है। नहीं मुझे हमारे साथ ही हैं और यहाँ पर हमें जो है घरेलू टोटके बता रही है फॉर स्किन, फॉर ड्राई स्किन और डैमेज स्किन के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा आते हैं आपके लिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम यहाँ पर आपको टोटके बता रहे हैं ड्राई स्किन के हिसाब से, डैमेज स्किन अगर जब की हो जाती है उसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। अभी एक और टोटका आप हमें बताने लगी थी, तो दिस इज़ योर टाइम नाउ। किस चीज़ के लिए बता रही हैं, क्या असर करेगा वो? एंटी एजिंग पे। एंटी एजिंग? जी जी, ये है कि जिस तरह ये पोटैटो था, इसका जूस निकाला था ना जब मैंने, और क्यूकम्बर का, ये दोनों जूस आपके सामने ये मैंने दिखाया है कि इसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके उसका कलर भी चेंज हो गया है। अच्छा। वो बिल्कुल उसको अल्कलाइन कर देता है। ये इसके अंदर मैंने आपका स्प्रे बना के डाल दिया है। हाँ। अब इसके नीचे मैं आपको स्टार्च निकाल के इसका दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये स्टार्च है इसका, नज़र आ रहा होगा अगर ठीक आप है। लोगों को, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन और इसका पोटैटो का वाइट कलर का ठीक है। नज़र आ रहा है, हाँ, ये देखिए नीचे, वाइट नज़र आ बिल्कुल रहा है। नीचे, हाँ। जी। इसी के अंदर मैं बना देती हूँ। इसी के अंदर आपने हनी डाल देना है 1 चम्मच, बस ठीक है। इतना सा, ऐसे। अच्छा, ये आपने करना कैसे है, ये देखिए ये सारा स्टार्च भी इसके अंदर मिक्स हाँ, हो और गया, ये ये बाकी- थोड़ी हाँ, ये थिक उससे हो थोड़ा गई सा है, गाढ़ा भी हो गाढ़ा गया, हो ठीक गया है। ये, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। ओके। अदरवाइज़ आपने ये क्या करना है, ये देखिए ये इस तरह का ये बन गया है, ये थोड़ा सा पानी के हिसाब से थोड़ा सा आपको थिक नज़र आ रहा है। ओके। ये करना क्या है, आपने इस तरह हाथ के साथ करें, हाँ। चाहे आप कॉटन पैड लेके कॉटन के साथ फेस पे करें। ये खास तौर पे ये क्रॉफिट्स या लाफ लाइन जो बन जाती हाँ। है, इनके ऊपर लगा के आपने इसमें तो लगा के आप इजीली घूम सकते हैं। लोशन आपने वैसे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये आपने करना है कि आपने सीधा लेटना है 30 मिनट, ठीक है। आपने सीधा लेटना है। जब आपकी स्किन आपको लगे कि टाइट होने लगी है तो दूसरी लेयर फिर लगा लेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप वैसे भी इसको सिंपल पानी से वॉश मास्क की तरह रखना है मास्क इसको। की तरह, हाँ, मास्क की स्टार्च तरह का रखना है। मास्क इसके। हाँ, ये दोनों आलू खीरे के स्टार्च का जो मास्क आलू है, खीरे शहद के साथ इस्तेमाल शहद के करके साथ mix तीनों है। चीजें देखिए कुदरती हैं। ठीक है। मैं कहती हूँ कि नेचर की तरफ आएं, हाँ, नेचुरल खाएं, बिल्कुल, नेचुरल जिएं, बिल्कुल, कोई शक आर्टिफिशियल से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि फिर आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है। ऐसी तो आदत वही भी अब पड़ जाती आदत है और भी जब पड़ तक जाती ना है। करो फिर उसके बाद मुंह चमकता भी नहीं। मुंह चमकता भी नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि नेचुरल चीज़ों के साथ, और अगर आप कर भी लेती हैं आर्टिफिशियल, चाहे आप मरकरी वाली कोई क्रीम इस्तेमाल करता है, कोई भी तबका है, कोई सीरम इस्तेमाल कर रहा है, या आप भी कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब तक आप नेचुरल रेमेडीज नहीं करते उन पे भी ग्लो नहीं आता। करना पड़ता है ये करना अच्छा, पड़ता है। कितनी महंगी महंगी जो दवाइयाँ हैं वो सारी इन्हीं चीजों से तो बनती हैं। इन्हीं चीज़ों से ही तो बन लोगों रही को है। ये बात भी तो समझ आ जानी चाहिए, ये समझ आ जानी कि चाहिए। सारी महंगी दवाइयों के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन्हीं चीजों में से निकलते हैं। इन्हीं चीज़ों में से निकलते। देखें ना, अब इसका स्टार्च अगर आप वैसे लेंगे, पोटैटो का स्टार्च, आलू का स्टार्च आप वैसे लेंगे तो इतना महंगा मिलता है मार्केट में। लेकिन ये इजीली देखिए, एक आलू के साथ आपका कम से कम ये 3 दिन का जो है, ये 3 दिन का मास्क बन गया। ये हमने फ्रिज में रख लिया और डेली ऑल्टरनेट daily। डेज या फिर इस तरह से नहीं जो नहीं नहीं, डेली होम रेमेडी जो होती है। और ये आप- खराब भी नहीं होगा। नहीं नहीं, ये खराब नहीं अच्छा, होगा। अच्छा, फ्रिज में रख के आप इस्तेमाल करें, खराब नहीं होगा। ठीक है। ये इनकी सिर्फ क्या है कि शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है। अच्छा, इसी के अंदर हम अगर केमिकल डाल लें उसको, फिर हम वो स्टीरॉयड में आ जाएगा तो वो बस उसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, वही हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होंगे। अच्छा मेरे जब मैं बहुत छोटी थी उस एज में, हमारी अम्मी अदरक को हल्का सा छील के ना तो चेहरे पे मला करती थी, साबुत अदरक। अदरक की वो तो अदरक का क्या सीन है? मैं वो बताती मुझे हूँ, क्योंकि पता अदरक कोई नहीं, मैंने कहा आप हर्बलिस्ट हैं, आपको ज्यादा पता होगा। अदरक का Why people पहले जमाने में लोग डायरेक्ट अदरक चेहरे पे मल लिया करते थे, वो क्या सीन है? उससे वो ये क्या सीन होता है, क्या इफादियत है? अदरक का ये होता है कि अदरक, इसमें एक कहा जाता है आयुर्वेदिक में ये है कि अदरक का अगर जूस आप सिर्फ इतना सा, मैं साबुत अदरक की बात करी, मैं पूरे बताती अदरक हूँ जैसे। आपको, हाँ, मैं पूरा उसकी डेफिनेशन आपको बताती ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ। सही, आपकी तो सिर्फ एक वो मेमोरी है ना ज़हन जी में। जी, दिमाग में। मैं उसको पूरा आपको बताती हूँ, रिकॉल करती हूँ कि इतना सा अदरक का जूस 1 चम्मच ये सुबह नहार मुँह अगर आप पी लेते हैं तो ये है कि आपकी जो एजिंग साइन है ना वो स्टॉप हो जाती है। वाओ। जी, और इसी तरह अदरक का, जिस तरह मैंने आपको नहीं बताया कि आप आलू छीलें फेस पे रगड़ लें, आपकी अम्मी एक्चुअली वो करती थी। आपकी मर्जी, आप अदरक डायरेक्ट करेंगे ना, आजकल की जो हमारी स्किन का जो हमारी लेयर बन गई, वो पहले वाली जो औरतें थी ना वो घरों का काम खुद करती थी, नेचुरल खाती थी और नेचुरल ही जीती थी, जैसे मैं बता रही हूँ। तो उनकी स्किन जो थी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो डायरेक्ट रबिंग बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अगर आप करेंगी ना तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि हम सिर्फ बैठ के या मोबाइल पे काम करने वाली बन गए हैं। हाँ, खवातीन बच्चे सब, तो हमारा टेक्सचर जो है बॉडी का ही ऑल ओवर तो पूरा ही वैसे चेंज हो अदरक गया काम क्या है। अदरक करती है मैं बता स्किन रही के हूँ, ऊपर? स्किन के ऊपर एजिंग साइन, जिस तरह पीने से भी एजिंग साइन खत्म होता है और लगाने से भी। ओके। लेकिन अब आपने उसमें थोड़ा सा प्लस ये करना है, डायरेक्ट अगर आप अदरक लगाएंगे सर की सरफेस तक ठीक है, हाँ। वो आपके बालों की जो रूट्स है ना, फॉलिकल्स जो हैं, हाँ। उनको उनके अंदर वर्क करेगी। लेकिन जो अगर आपने स्किन पे लगाना है ना, तो स्किन पे जो मैंने आज तक अभी तक करवाया है जिनसे भी, तो उसमें ये कि अदरक डायरेक्ट करवाया तो उसने रेडनेस की है। अच्छा, ठीक है, जो याद अदरक के दरमियान के साथ अगर आप थोड़ा सा रोज़ वाटर, फ्यू ड्रॉप्स रोज़ वाटर, या थोड़ा सा आप कोई भी ऑयल, 1 ड्रॉप ऑयल, इतने से अदरक की पीस के लिए, वो डायरेक्ट वाला तो आप भूल जाएं, डायरेक्ट अदरक रगड़ने वाला था ना, हाँ। वो उन तक था। अच्छा। अभी सिर्फ आप पोटैटो बर्दाश्त कर सकते हैं या खीरा बर्दाश्त कर अच्छा। सकते हैं, आपकी स्किन ऐसी हो गई ठीक हमारी है। सबकी। आपने अदरक का ये कहना, ये एजिंग साइन को रोकता है, सबसे पहले जो इसका काम है एजिंग साइन को रोकता है। और हमारे जो ये वही सेम इसकी तरह पोटैटो की तरह वही हमारे जो ब्राउन स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट हैं, या हमारे ओपन पोर्स हैं,
ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच नईमा जी, आपने बहुत हमें अच्छा गाइड किया है, बड़े अच्छे नए हमें नुस्खे बताए हैं, टोटके बताए हैं स्किन को लेके। तो आपको दोबारा भी हम बुलाते रहेंगे, आप आते रहिएगा लोगों की यहाँ पे रहनुमाई करने के लिए, क्योंकि सबको खूबसूरत लगना है, सबको अपनी स्किन के लिए काम करना है, और स्किन आपकी अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, ख्याल रखना शुरू कर दें। जो आज हमने आपको बताई हैं ये सारी रील्स आपको हमारे सोशल मीडिया पर भी मिलेंगी और यूट्यूब पर भी मिलेंगी, तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको तरतीब से इस चीज़ों के बारे में दोबारा से एक रिवाइंड हो जाए सारा कुछ। और इसको आजमाइए, लगाइए, और फिर आप हमें बताइएगा, तो फीडबैक दीजिएगा कि नहीं मैंने कैसी चीज़ें बताई हैं। स्टे ट्यून, विल कैच यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मैं क्योंकि अपने बारे में एक बात कहूँगी कि मैं वाहिद बंदी हूँ जिसने सराइकी बेल्ट के जितने भी सिंगर्स हैं उनको अपने जितने भी प्रोग्राम्स, कोई भी मैं शोज़ करती हूँ तो हमेशा से सराइकी बेल्ट के जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आज भी एक ऐसे सिंगर हमारे पास मौजूद हैं जिनके बगैर किसी भी मैं कहूँगी शादी का जो फंक्शन है, जो शादी है वो नहीं होती। हाँ, इनके बगैर तलाक ज़रूर हो सकती है मगर इनके बगैर शादी नहीं होती है। सारे शादी के फंक्शन जितने भी हैं ना आजकल इन्होंने चुप के रखे हुए हैं, इन्हीं के पास होते हैं और सही तरीके से परफॉर्म करें। मेरे पास मौजूद है मोहसिन मलंगी साहब, जो कि मंसूर मलंगी साहब के सही वाले शागिर्द भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। वाह जी वाह जी। तो ये बताइए कि आज हमारे शो पर आए आप, आज आपका वो जो गाना है वो भी मैं सुनूंगी, वो जो फकीरी वाला गाना है आपका, क्या लफ्ज़ है उसको जरा बताइएगा। हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, वाह, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। हाँ, क्या बात है। तो आपके गाने आप खुद लिखते हैं? नहीं, मैं शायर से लेता हूँ सॉन्ग। शायर से लेते? कोई है आपके जान पहचान के या लोगों से चुन चुन के? जी, जो मतलब मुझे पसंद आते हैं जो शायर, तो उनसे मैं लेता हूँ। वाह, क्या बात है। तो ये तर्ज कौन बनाता है फिर? तर्ज कभी कभार मैं खुद बनाता हूँ, हाँ। और कभी किसी सॉन्ग की धुन ले लेता हूँ किसी कंपोजर से जिसके पास अच्छा काम हुआ जी, होगा। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, सराइकी बेल्ट में इतने अच्छे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनमें से कौन कौन से आपके फेवरेट हैं जिनको देख के आपका दिल किया कि मैंने भी सिंगिंग करनी है? मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है मेरा उस्ताद मोहतरम हाजी मंसूर मलंगी साहब। अरे वाह, जिनके आप शागिर्द भी हैं। जी, बिल्कुल। उसके अलावा और कोई? सारे बड़े बड़े नाम हैं। माशाल्लाह काफ़ी हैं, बहुत फनकार हैं। मेहदी हसन साहब। अरे वाह वाह। तो उनकी भी गज़लें गाते हैं आप? कभी कभार गा लेता हूँ, लेकिन हमारे सराइकी बेल्ट में गज़लें नहीं चलती हैं, ऑलरेडी सॉन्ग चलते रहते हैं। हाँ, मगर वैसे आपको आता है सारा ये सब कुछ, मतलब उनकी सारी वो रफ्ता वाली गज़लें, ये सब कुछ आपको आती है? माशाल्लाह। अरे वाह। तो मुझे बताएं कि ये आप इस तरह से सिंगिंग में आए कैसे? क्या बचपन से शौक था, आपने सीखा, इसकी तरबियत ली, किस तरीके से इस तरफ आना हुआ? मुझे बचपन से शौक था बहुत ज़्यादा, और ऑलरेडी हमारी कास्ट है जतोई बलोच हैं हम। जतोई बलोच? जी। अच्छा, तो हमारे यहाँ मतलब जो हमारे कास्ट है सराइकी बेल्ट से आप जतोई? जी, ज़िला जंग से हूँ मैं। अच्छा, जिला जंग के हैं आप। वाह वाह वाह। तो हमारे जो मतलब कास्ट है उनमें ये मतलब मौसीकी या गुलकार ये नहीं होती है। जी। तो मतलब मैं बचपन से शौक था मुझे, लेकिन पहले तो नहीं आ सका मैं इस फील्ड में। हाँ। तो अब जब बड़ा हो गया हूँ तो फिर मैं उनकी नहीं मानता हूँ, तो फिर मैं इस फील्ड में आया तो हूँ। कितने साल को हो गए आपको? तकरीबन प्रोफेशनल तो मुझे 5-6 साल हो गए हैं। वाह वाह वाह। तो क्या सुनाने लगे फिर? वही फकीरी वाला जी, पहले हो जाए? मैं था बता रहा हूँ। अरे शुरू, क्या बात है भाई। हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, वाह। लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा, दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा। ले तुम फिर न आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा। देखो यार, क्या दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा, दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा। नादानगी की हद है जरा देखो तो वसी, मुझे छोड़कर वो मेरे जैसा ढूंढ रही है। आए हाय। दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा। इन बादलों से दोस्ती अच्छी नहीं फरार,
कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल आय हाय, क्या कर बात दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा एक बार मैंने उस पे कुल्हाड़ी चलाई थी फिर सारी उम्र मुझको शजर काटता रहा क्या बात है। दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा। वाह वाह, इसका एक बोल मुझे भी गवाए जरा, जो आपका बड़ा फेवरेट है। हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। अरे वाह, जी मोहब्बत अरे वाह वाह, इसको एक बार ऊंचे सुर से भी कह दें, बड़ा मजा आया मुझे। हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। जी आप, जी आप। दिल की ये सदा ये दुनिया है ही बेवफा। वाह जी मोहसिन भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और कोई ज़बरदस्त आपका अपना कोई नया आने वाला कोई सॉन्ग गाना चाहे, या अपना कोई अपना जो आपको बड़ा फेमस हो, लोगों को पसंद हो? एक मेरा सॉन्ग काफी फेमस है। हाँ, कौन सा? सानू कमला समझ लुटे दे रहे अच्छा, कुछ ई लुटे आए कुछ ऊं लुटे आए जैकू दिल मजबूर दा हाल दीता है मुंह मुखलिस बन के छू लुटे आए ते कुड़े प्यार दे लारे ला ला के एक यार शरीफ कोई तू लुटे आए हर मोड़ू ते हर चौकू ते जिंदे हाथ आए साकू लुटे आए छप्पर मशीना ते कल्ले बैठे रोंदे आए लिके मार जमीना मिट्टी चढ़ गई टायरां ते सजन मना लवणाए हाथ रख के मैं पैरा। हाय हाय हाय, क्या ये आपकी नजर एक शेर पढ़ूंगा। क्या बात है। तैकू वक्त दी पींघ जुटावा तेरे खट ते पैर धुआवा जे कौसर में दे वसोदा तेरा चंत ना लिखवावा तारा गोले से तू मेरा नियो बनया बई हर शाय कोले से आहा आहा, अखी छम छम वसदियां रहियां वे असां तेनू याद ना रहे अरे वाह। तेनू याद ना रहे वाह। तेनू कसमां भी भुल पल गईयां वे असां तेनू याद ना रहे तेनू याद ना रहे तारा गोले से तू मेरा नियो बनया बई हर शाय कोले से जेड़ा है या रोग लाया बंदा बंदा पुछे आया तैता खबरां भी साडियां न लईयां वे असां तेनू याद ना रहे तेनू याद ना रहे। अरे तारा गोल है, ये मैनू नहीं समझ आई है की गल है। तो मुझे वैसे सराइकी समझ आ जाती है, मगर मुझे जैसी ब्रेक से वापस आएंगे ये तारा गोल है, ये इसके मतलब बता दें अपने लफ्ज़ में। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक। बहुत आ रहा है ना, मुझे भी आ रहा है, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। मेरे साथ मोहसिन मलंगी जो है वो बैठे हुए। मुझे बताइए मोहसिन भाई, आप जंग से इधर आए कैसे? मुझे कैसर नदीम गुड्डू साहब ने यहाँ पे मतलब उन्होंने आपको दरियाफ्त किया है। देख लें हमारे सामने बैठे हैं कैसर भाई, आपको शर्म ना आई? बट यू डिड अ गुड जॉब, सही दरियाफ्त किया है। अच्छा टाइम मेरे पास क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ चली गई थी तो मैं आपके टाइम कम है, मैं आपसे मगर फिर भी सुनना चाहूँगी। मोहसिन भाई हम आपसे सुनेंगे मंसूर मलंगी साहब का की गलती की। आय हाय 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 हाय। हर वक्त गए मैं बेकस दे
तारा गोलों दा तू मेरे कोलों दो बिया कोई ना कोलों दा हर वक्त गए मैं बेकस दे बन गई गैरां दी जी मैनू रज के चावैरान किता मन भावनी प्यार तेरी गिया बदल जमाना नाल माही दे नहीं जगते कोई री ताही यार मलंगी गांदा है शफकत मजलूम तेगी चूरी सजना दे कां जोगी जैंदा लोकी मेना देंदे शाला रवा मैं उना जोगी केड़ी गलती हुई है जालिम क्यों दूर डेर लैनी बूहे गैर दे वसैनी केड़ी गलती हुई है जालिम तेरे बाज रोंदा रहना गलियां च भौंदा रहना मिट्टियां ते सौंदा रहना इने अमन आ वञाएनी केड़ी गलती होई ये जालिम हुण चोटिए जलाई मेरी कमर चानी वाई मेहंदी जेड़ी चलाई मैनू खून आरवाएनी केड़ी गलती हुई ये जालिम एक फुल मोतिया भी साथ जी गड्डियां दे धुआं आहा केड़ी केड़ी कसम देवा मेरा सारा कुछ तू माया हट्टियां ते चाह कोई नहीं माही दिया वतना ते एक साड़ी जा कोई नहीं बाजार विकां दियां छुरियां आए हाय इश्के दियां चोटां बुरियां नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए बाजार विकां दी सरवे मैनू कढना माही करवा एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए फन नाल निभावण एक पासे ओदे सुरदा लावण एक पासे असां सारे तो सर एक पासे मंसूर दा गावण एक पासे बाजार विकां दी सरवे मेरा सामने गली विच घर एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए वाह वाह तेरा लक ते नचदा परांदा राह जादे अनुराह भुल जांदा नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए